डियर स्टूडेंट्स, हायर मैथमेटिक्स इस वीडियो लेक्चर सीरीज में आप सभी का स्वागत। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किया था कि हमारा जो यूनिट नंबर जो 3 है उसका जो सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ लिया था जो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन थी लीनियर वाली, वो हमने लास्ट वीडियो में उसको पढ़ लिया यहाँ पर। इस वाले वीडियो में पढ़ रहे हैं युगपत अवकल समीकरण। तो इससे पहले हमने ये समझा था कि यहाँ पर कि युगपत अवकल समीकरण क्या होता है, ठीक है, उसकी डेफिनेशन एवं किस चीज़ से वो जनरेट होता है, किस तरीके से पहचानेंगे कि युगपत समीकरण क्या होते हैं, ठीक है, ये सब बातें हमने लास्ट वीडियो में की थी। तो यदि आपको ये चीज़ नहीं पता हो तो आप एक बार वो वीडियो देख लेना ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। उसके बाद आती है कि यदि हमारे पास ऐसे समीकरण हमारे पास हो तो उन समीकरणों का हल किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, यानी युगपत अवकल समीकरणों के हल किस तरीके से प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहला हमारे पास जो मेथड आता है वो आता है प्रतीकात्मक विधि। प्रतीकात्मक विधि के बारे में मैं थोड़ा बहुत आपको वर्बली बताऊं यहाँ पर, तो मैं इस तरीके से कह सकता हूँ कि यदि हमारे पास कोई भी दो युगपत अवकल समीकरण है, यानी हमारे पास दो क्या है युगपत अवकल समीकरण है, तो उन समीकरणों में हमारे पास जो डिफरेंशियल ऑपरेटर होता है वो वहाँ पर डिनोट होता है किससे, d/dt से, ठीक है, कि जो डिफरेंशियल ऑपरेटर होता है वो इस तरीके से वहाँ पर लिखा होता है। अगर अब उस डिफरेंशियल ऑपरेटर को डिफरेंशियल ऑपरेटर न मानकर एक वेरिएबल्स के रूप में उसको इंडिकेट करें या किसी वैल्यू के रूप में या किसी नंबर के रूप में उसको इंडिकेट कर दें वहाँ पर केवल लिखने के लिए, मतलब कोई भी वेरिएबल वहाँ पर यूज में लेकर हम उसको इंडिकेट कर दें केवल कि हाँ ये केवल जैसे डी को हम डी से इंडिकेट करते हैं। अब डी को ये नहीं माने कि डिफरेंशियल ऑपरेटर, बस केवल इतना मान ले कि हाँ कि ये क्या है, एक वेरिएबल की तरह कार्य कर रहे हैं यहाँ पर इस तरीके से। तो ऐसा करने पर हमारा जो इक्वेशन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो हमारा इक्वेशन रैखिक अवकल समीकरण, वो सॉरी रैखिक जो समीकरण होती है साधारण, जैसे कि जो होती है ना कि ax + by + c1 = 0, b1x + b2y + c2 = 0, तो ये साधारण रैखिक समीकरण होती है। तो इन समीकरण का जैसे हम विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि या कैंसिल जैसे भी करके हम उनका आंसर फाइंड आउट करते हैं, वैसे ही आपको यहाँ पर भी एक तरीके से एक बार उसे रीअरेंज करना है इस मेथड के द्वारा, इस मेथड के द्वारा प्रतीकात्मक विधि के द्वारा, ठीक है। इसमें क्या करना होता है कि जो डिफरेंशियल ऑपरेटर को डिफरेंशियल ऑपरेटर न मानकर एक इंडिकेशन के रूप में लेते हैं और उसको फिर शॉर्ट कर लेते हैं वहाँ पर जो हमारे रैखिक समीकरण होते हैं ना उन मेथड्स के द्वारा, और बाद में फिर हम उसका आंसर फाइंड आउट करते हैं। तो जैसा मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ बुक का, ये आपका पहला एग्जाम्पल है, यहाँ पर दे रखा है dx/dt, फिर दे रखा है आपको आगे -7x + y = 0। एक तो आपको ये समीकरण दे रखी है, दूसरा दे रखा है आपको यहाँ पर dy/dt -k3x + का -k2x - का 5, 2 है यहाँ पर, -2x और +5y = 0। इस तरीके से हमें ये दिए गए हैं दो समीकरण यहाँ पर, ये भी माइनस है यहाँ पर माइनस, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरीके से दो समीकरण दे रखी हैं, यानी ये दोनों युगपत समीकरण है, क्योंकि यहाँ पर भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ही है, यानी x भी रिलेटेड से t है, t से रिलेटेड है, और y भी किससे रिलेटेड है, t से, दोनों के दोनों t से रिलेटेड है, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो एक ही, यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल x भी है और y भी है, ठीक है, यहाँ पर भी ऐसा हो रहा है। तो ये दोनों समीकरण दो फंक्शंस कौन से, जो मैंने आपको बताया था ना कि जहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल कम हो और डिपेंडेंट वेरिएबल ज्यादा हो, तो उस प्रकार के दो फंक्शंसों को, उनमें होने वाले परिवर्तन को रिप्रेजेंट करने वाली ये दोनों समीकरण है अवकल समीकरण, क्योंकि जो अवकल समीकरण होती है वो किसी भी फंक्शन में होने वाले परिवर्तन को इंडिकेट करती हैं किसी विशेष परिस्थिति पर। अब वो किस परिस्थिति के अंतर्गत आ रहा था, ठीक है, जैसे आपसे बात की जाए ना, जैसे किसी के वो होता है कि जो ट्यूमर जो गांठें होती हैं तो डॉक्टर बता देता है भाई इतने समय पहले तो उसका इलाज करा ले वरना ये गांठ इतनी मोटी हो जाएगी वहाँ पर। तो वहाँ पर जो हम कंप्यूटर की बात करें यहाँ पर या जो भी चीज़ की बात करें तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें वहाँ पर काम में आती हैं कि जिस टाइम पर उस चीज़ को मेजर किया था उसने वहाँ पर कि ट्यूमर की जो भी गांठ वगैरह जो होती है वो उस समय इस पोजीशन पे थी, यानी इस मात्रा में वहाँ पर इतना उसका जो वेट है वो सारा कुछ इस तरीके से था। अब वो किस तरीके से इंक्रीजिंग हो रही है कि टाइम के अकॉर्डिंग वो किस तरीके से इंक्रीजिंग हो रही है, सेल्स वहाँ पर किस तरीके से इंक्रीज हो रही है वहाँ पर, तो इतने समय बाद वो गांठ इतनी बड़ी हो जाएगी। तो वहाँ पर जो कंप्यूटर जो स्टडी करता था वो डिफरेंशियल इक्वेशंस के माध्यम से ही करता था, क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग दूसरा जो उसकी रहन सहन है या जो भी उसके पास उसकी परिस्थिति है, जो उसकी बीमारी है, वो सारी चीज़ों की स्टडी करने के बाद वहाँ पर जो कंप्यूटर है उसमें डिफरेंशियल इक्वेशन को प्रोग्राम किया जाता है और उस प्रोग्राम की मदद से वहाँ पर ये बता पाता है वो कि इतने समय बाद ये गांठ इतनी बड़ी हो जाएगी वहाँ पर, ठीक है। तो इस वजह से डॉक्टर सलाह दे पाते हैं कि हाँ इसका समय से आप इलाज कराइए यहाँ पर। तो ये जो सारी हम चीज़ें पढ़ते हैं ये कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग में, कहीं ना कहीं डॉक्टरी में, कहीं ना कहीं वहाँ पर ये सारी चीज़ें प्रयोग में आती है।
तो हमारे पास भी ऐसे ही दो ऐसे फंक्शंस जहां पर वो दो, जैसे आपसे बात की जाए कि एक पक्षी उड़ रहा है आकाश में, ठीक है, एक पक्षी आकाश में उड़ रहा है और पर्टिकुलर किसी टाइम पर उसकी पोजीशन आपको बता दी कि x is the variable of time t and y is the variable of time t2, सॉरी t, इस तरीके से कि दोनों उसकी क्या कर दिखाएंगे, इंडिकेशन को दिखाएंगे। आकाश में उड़ रहा है तो z को भी आप ले लो तो क्या आ जाएगा t, हम इसको फंक्शन चेंज कर रहे हैं यहाँ पर, और ये भी किसका फंक्शन है, t का। अब आपसे कहा जाए कि लगभग ये 12 बजे कौन सी पोजीशन पे आ जाएगा यहाँ पर, तो ये आपको बताना हो वहां पर, तो उस चीज के अंतर्गत हम यहाँ पर देखेंगे कि हम वहां पर टाइम को लेते हुए इनकी पोजीशन को चेंज करेंगे। तो ये आपको पहले से ही एक रिलेशन दिया गया था कि वो x डायरेक्शन में टाइम के अकॉर्डिंग इस तरीके से चेंज होता रहता है वहां पर x में, तो वो आपको t के लिए फंक्शन याद रखा था x से रिलेटेड। y में वो किस तरीके से चेंज करता है अपनी डायरेक्शन या अपनी जो वेलोसिटी है या अपने जो एक्सेलरेशन है वो किस तरीके से चेंज करता है, ये भी आपको फंक्शंस के रूप में आपको दे रखा था। अब वो उसकी स्टडी की होगी पहले वहां पर कि इस तरीके से इतने समय बाद वो इतना टर्न लेता है, फिर उसके बाद इतना घूमता है, फिर इतना आगे बढ़ता है वो, तो सारी चीजें स्टडी करने के बाद उसकी जो चलने की या उसकी जो उड़ने की प्रवृत्ति है उसको फंक्शंस के द्वारा डिनोट करके इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। अब जेड में यानी इतनी ऊंचाई पर वो इतनी ऊंचा चले जाता है वहां पर इतने टाइम पर, तो वो चीज भी आपको यहाँ पर एक जेड के द्वारा इंडिकेट कर रखा है। अब ये तीनों के तीनों जो फंक्शंस हमारे पास हैं ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये जो वो पक्षी आकाश में उड़ रहा था उसकी पोजीशन को इंडिकेट कर रहे हैं वहां पर। तो पर्टिकुलर टाइम पे आपसे कह दिया जाए कि भाई जो भी जैसे आज का टाइम है सुबह इतने बजे या 10 मिनट बाद वो कहां पर होगा, किस पोजीशन पर होगा वो, तो हम इन चीजों की स्टडी करके इस चीज को बता सकते हैं वहां पर। कब, जब हमारे पास ये फंक्शन वास्तव में क्या है, वेरीफाई किए गए हो कि वास्तव में वो x डायरेक्शन में इस तरीके से मोशन करता है, y डायरेक्शन में इस फंक्शन के अंतर्गत मोशन करता है और z डायरेक्शन में इस फंक्शन के अंतर्गत वो मोशन करता है। तो तीनों चीज हमारे पास थी, तो हम इसको डिफरेंशिएट करके हम इसमें होने वाले परिवर्तन कि कितने समय बाद वो कितना परिवर्तन कर पाएगा वो इन सभी को डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखो ये इसी तरीके के फंक्शन बनेंगे ना यहाँ पर, तो वो समीकरण को आपको यहाँ पर दी गई है यहाँ पर, यानी इन फंक्शंस में जो बनने वाला जो रिलेशन था डिफरेंशिएशन करने के बाद वो आपको इस तरीके से दिया जाता है यहाँ पर। तो इन्हें हमारा हल करने का काम हमारा है। तो जब भी आप इनके आंसर फाइंड आउट करोगे तो सिंपल सी बात है कि जब हमारे पास तीन डिपेंडेंट वेरिएबल होंगे तो 3 आंसर आपको मिलेंगे। यदि आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल की संख्या 4 होगी तो 4 आपको आंसर मिलेंगे। तो वो डिपेंड करता है कि कितने आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल हैं, ठीक है। तो प्रेजेंट में हम बात करें कि हमारे पास कितने डिपेंडेंट वेरिएबल है, 1 और 1 2। तो हमारे पास जब इसको कंप्लीटली इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास 2 आंसर इसके मिलेंगे। एक x इज द फंक्शन ऑफ वेरिएबल t मिलेगा, एक y इज द फंक्शन ऑफ वेरिएबल t मिलेगा, ठीक है। तो ये सब चीजें हमारे यहीं से आती है, यानी किसी चीज को स्टडी करने के बाद उसमें होने वाले परिवर्तन को इंडिकेशन हम इन समीकरणों के माध्यम से करते हैं। तो वो चीज सारी चीजें हम स्टडी करते हैं वहां पर, तो तब जाके ये समीकरणें आती हैं। हमारा काम यहाँ पर हम इस जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर बीएससी पार्ट सेकंड, उसके अंतर्गत हमें इनको ये सीखना है कि इनको सोल्व कैसे करते हैं, ठीक है। बाकी जो आती है ये तो आपको पता है कि आपने 12वीं में पढ़ा होगा कि एक कोई लकड़ी है जो इतने वेग से अपने इतना कोण बनाते हुए नीचे इस तरीके से खिसक रही है यहाँ पर, कि दीवार पर रखी एक सीढ़ी इतना कोण बनाते हुए रखी गई है और ये टाइम के अकॉर्डिंग इस तरीके से यहाँ से फिसल रही है यहाँ पर, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आपने वहां पर एक समीकरण फाइंड आउट किया था, फिर उसका आपने देखा था कि इस तरीके से इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरीके से तैयार होती है कि जब ये टाइम के अकॉर्डिंग इस तरीके से यहाँ मोशन कर रहा है या इस ऊंचाई के अकॉर्डिंग यहाँ मोशन कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग वहां पर हमने एक डिफरेंशियल इक्वेशन वहां पर फाइंड आउट की थी। तो वही सारी संभावनाएं आपको यहाँ पर सिर्फ सॉल्व करने के लिए दी जा रही है इस बीएससी पार्ट सेकंड के अंतर्गत, कि हमारी जो पूरी बुक है, हमारा जो पेपर नंबर जो सेकंड है, उसमें आपको बस करना यही है कि जैसे भी आपके पास समीकरण हो या जिस भी प्रकार का आपके पास प्रॉब्लम्स हो उनको आप किसी भी तरीके से सॉल्व करके, यानी इन चीजों को सीखकर आप उन्हें क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो वहां पर। तो हमारे पास ये दोनों कंडीशन दे रखी है यहाँ पर कि ये दोनों क्या है, युगपत अवकल समीकरण है, क्योंकि दोनों एक साथ दी गई है, दोनों एक वेरिएबल्स x और y में क्या है रिलेशन को इंडिकेट कर रही है यहाँ पर। हमें इनको सोल्व करना है, तो हमारे सोल्व करने का मेथड क्या है, प्रतीकात्मक विधि, ठीक है। इसमें हमें क्या करना होगा कि जो डिफरेंशियल ऑपरेटर है ये दोनों d/dt एंड d/dt, इनको हम डिफरेंशियल ऑपरेटर ने मानकर एक सिंबलिक रूप इसको दे देते हैं। तो सिंबलिक रूप कैसे देंगे कि d/dt को मैंने क्या नाम दे दिया d, यहाँ पर भी वेरिएबल x है, यहाँ पर भी वेरिएबल x है, तो क्या लिख दिया d-7x, क्योंकि जब x को दोबारा डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो वो साथ के साथ भी कार्य करेगा और d के ऊपर d के साथ भी कार्य करेगा, तो वही dx/dt दोबारा बन जाएगा। प्लस y = 0, एक तो ये हो गया।
दूसरा क्या होगा, यहाँ से x को मैं पहले ले लेता हूँ क्योंकि हमें ऑर्डर मेंटेन करना होगा कि x के साथ आए, y की जगह है। अब y वाले की बात की जाए तो यहाँ से फिर से वही d और यहाँ से माइनस का 5 और साथ में कितना आ गया y इक्वल टू 0। हो गई 2 समीकरण यहाँ पर। अब हमारे पास ये जो समीकरण थी ये डिफरेंशियल आपके पास जो भी है युगपत अवकल समीकरण वो दी गई थी। हमने इनको चेंज किसमें कर लिया, प्रतीकात्मक रूप, क्योंकि यहाँ पर जो ये आपको दिखाई दे रहे हैं ये केवल सिंबल का कार्य कर रहे हैं यहाँ पर कि d को हम डिफरेंशिएट न मानकर यहाँ पर ये मान रहे हैं कि ये तो जस्ट एक कांस्टेंट है। जैसे x के साथ a मल्टीप्लाई कर देते हैं ना और y के साथ b मल्टीप्लाई कर देते हैं, जस्ट लाइक ये दोनों क्या है, एज ए कांस्टेंट है यहाँ पर इस तरीके से। तो इस कारण से इस मेथड को हम क्या कहते हैं, प्रतीकात्मक विधि कहते हैं। अब जैसे इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास एक वेरिएबल में समीकरण बन जाएगी और एक वेरिएबल की समीकरण को हम हल करना अच्छे से जान गए हैं, क्योंकि वो हमने यूनिट नंबर फर्स्ट में भी पढ़ा है, प्रथम कोटि प्रथम घात की। उसके बाद यूनिट नंबर सेकंड में हमने एन कोटि तथा प्रथम घात की रैखिक अवकल समीकरण पढ़ी है। उसके बाद हमने समघात अवकल समीकरण पढ़ ली यहाँ पर। तो वो सब चीजें हम ऑलरेडी जानते हैं यहाँ पर, बस सॉल्व करना। तो बस आपको इन चीजों को उस तरीके में उस रूप में लेकर आना है, बस यहाँ पर ये आपको सीखना है। तो इन दोनों को सोल्व करने के लिए या तो हमारे पास ऊपर वाली समीकरण में भी d-5 आ जाए। अब ये मत जानो आप यहाँ पर कि ये डिफरेंशियल ऑपरेटर है, केवल कांस्टेंट की तरह मानो। तो हम वहां पर क्या करते थे कि जितना कांस्टेंट यहाँ होता था उतनी को ऊपर से मल्टीप्लाई कर देते, दोनों को समान बनाकर घटा देते थे या जोड़ देते थे, यही करते थे ना वहां पर। तो यहाँ पर भी हम इसी प्रकार से करेंगे कि यहाँ पर हम ऊपर d-5 लिया है तो ये दोनों समान हो जाएंगे। तो क्यों ना मैं इस समीकरण इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूं, d-5 से। तो हमने क्या किया, इसको ले लिया मैंने समीकरण नंबर, इनको मैं यहाँ से हटा देता हूँ और इनको समीकरण 1 तथा 2 ले लेता हूँ यहाँ पर। इसको 1 ले लिया, इसको 2 ले लिया। तो यहाँ क्या लिखा, समीकरण 1 को d-5 से गुणा करने पर, समीकरण 1 को d-5 से गुणा करने पर, अब d-5 से इसको गुणा करेंगे तो यहाँ कितना बन जाएगा, d-7 d-5 और साथ में x। ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा, d-5 और साथ में y इक्वल टू 0। यहाँ से तो ऑलरेडी था ये हमारे पास, माइनस का 2x और प्लस का d-5y बराबर 0। दोनों समीकरणों में देखो ये पद बिल्कुल बराबर हो गए, तो क्यों ना दोनों को घटा दिया जाए। तो घटाऊंगा तो देखो यहाँ से ये चिन्ह अपोजिट हो जाएंगे कि जो माइनस है वो तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और प्लस वाला किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में। तो यहाँ से मैं क्या प्राप्त होगा, यहाँ से मैं प्राप्त होगा d-7 d-5 और साथ में जो प्लस 2 है वो भी प्लस 2 और सभी में एक ही वेरिएबल यहाँ पर काम कर रहा है, तो उस वेरिएबल को मैंने निकाल लिया x और बाकी ये दोनों तो क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे और कट जाएंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, 0। तो ये हमारे प्रतीकात्मक विधि का काम था, इस तरीके से इनको सॉल्व करना। अब देखिए आगे, अब इसको आगे यदि हम लिखें तो हमारे पास जो समीकरण होगी वो कुछ इस तरीके से होंगी। अब हमारे पास समीकरण क्या आएगी, यहाँ पर हमारे पास समीकरण आएगी d², यहाँ से देखो ये बन जाएगा माइनस के 5d, यहाँ से बन जाएगा माइनस का 7d। तो दोनों 5 और 7 कितने बन जाएंगे हमारे पास, माइनस के 12d बन जाएगा। अब बात आती है कांस्टेंट की, यहाँ से आते हैं 7 गुणा 5, 7 5 35, 35 और 2 कितने आते हैं 37, तो कितना आ जाएगा 37 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या आ गई, समीकरण आ गई यहाँ पर इस तरीके से। अब इस समीकरण में आपको पता है कि जहाँ पर जो d आप लिख रहे हो उस d का मतलब क्या है, d/dt, यानी ये हमें पता है कि ये यहाँ पर इस समीकरण में इंडिपेंडेंट वेरिएबल t है और डिपेंडेंट वेरिएबल जो हमने नहीं लिखा वो यहाँ पर कौन है, x था ना यहाँ पर, तो ये हमारा कौन है, x। तो ये समीकरण के बारे में हम ये कह सकते हैं कि ये समीकरण तो कौन सी है आपकी, कि ये तो अचर गुणांकों की रैखिक अवकल समीकरण है। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूं जो कि अचर गुणांकों की रैखिक अवकल समीकरण है, रैखिक अवकल समीकरण है। ठीक है, ये चीज हमने यहाँ पर लिख ली। अब हमें ये ज्ञात हो गया कि हमने जो समीकरण प्राप्त कर ली वो अचर गुणांकों की समीकरण है। अब जैसे ही हमने ये ज्ञात कर लिया तो हमें ये पता लग गया कि ये तो यूनिट नंबर सेकंड से हो सकती है, क्योंकि यूनिट नंबर सेकंड में यही था अचर गुणांकों की समीकरण, तो वहां से इसका हल हो सकता है। फिर हमने देखा इसके राइट हैंड साइड में 0 है, यानी इसमें जो QX वहां पर जो होता था वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, तो यानी इसका केवल CF फाइंड आउट होगा, PI इसका फाइंड आउट नहीं होगा। तो CF फाइंड आउट करने के लिए हम इसकी सबसे पहले सहायक समीकरण लिखनी होगी। तो इसकी सहायक समीकरण क्या हो जाएगी, यहाँ पर जो हम काम वहां पर करते थे जो काम यहाँ पर कर देंगे। तो वहां पर इसको क्या बना देंगे, इसको m² माइनस के 12m और प्लस का 37 इक्वल टू 0। यहाँ से इसको सोल्व करने के लिए हम श्रीधराचार्य का यूज में ले लेंगे। तो m इक्वल टू माइनस का b यानी 12 प्लस माइनस का 4ac यानी b²
बी स्क्वायर करूंगा तो 144 माइनस का 4ac तो 4 गुणा 37 डिवाइडेड बाई 2 इस तरीके से। तो यहां से हमने देखा कि 12 प्लस माइनस यहाँ कितना आ गया देखो 144, यहां से इसको गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा 4 से 7 गुणा 28 2 4 3 12 और 2 14, ये हमारे पास रिजल्ट आ जाता है यहाँ पर। और डिवाइडेड बाई कितना है 2 और यहाँ पर क्या है स्क्वायर रूट। इसको मैंने जैसे ही इसको सोल्व किया तो 144 में से 148 आते हैं तो माइनस के 4 आते हैं, -4 को हम कैसे लिख सकते हैं कि प्लस माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। जैसे 2 से इसको डिवाइड किया तो 6 प्लस माइनस आयोटा हमें प्राप्त हो जाता है। यानी कि हमारे पास m की दो वैल्यू आ गई, एक तो 6 प्लस आयोटा, एक 6 माइनस आयोटा। तो यदि मैं इसका CF लिखूं यहाँ पर तो CF आप जानते हो कि m के बेसिस पे कैसे लिखा जाता है, C1 e की पावर m1। अब यहाँ पर दोनों रूट हमें क्या मिले, कॉम्प्लेक्स मिले। तो कॉम्प्लेक्स रूट के लिए किस तरीके से लिखते हैं कि सबसे पहले रियल पार्ट को पकड़ा जाता है। तो रियल पार्ट कितना है 6, तो क्या लिखूंगा e की पावर 6t। समझ पा रहे हो टी क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हम जो समीकरण लिख रहे हैं वो इनमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है t, तो t हम इसको यहाँ लिखेंगे e की पावर 6t। फिर क्या आ जाएगा C1 cos बीटा, बीटा की वैल्यू कितनी 1 तो कितना आ जाएगा t केवल। फिर आ जाएगा C2 sin बीटा, तो बीटा की वैल्यू यहाँ पर भी कितनी है 1। तो इस तरीके से हमारे पास ये क्या प्राप्त हो जाएगा, इसका CF हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब आप जानते हो कि समीकरण का हल, यानी हमारे पास जो समीकरण थी वो तो ये वाली थी। तो इस समीकरण में जो QX है या जो QT था वो तो है ही नहीं, तो QT जब नहीं है तो इसका CF जब जो PI है वो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा PI, तो केवल CF आपको मिलेगा। तो क्या लिखेंगे, अतः या कहेंगे समीकरण का हल, समीकरण का हल। तो समीकरण का हल में क्या मिल जाएगा, सिर्फ x इक्वल टू e की पावर 6t C1 cos t प्लस C2 sin t। इस तरीके से हमें सिर्फ ये हल मिलेगा इसका। इसको मैं ले लेता हूं यहाँ पर 3 नंबर, और यहाँ पर मैंने इसको क्या ले लिया था 3 नंबर, इसको ले लेते हैं, इसको 4 नंबर ले लेते हैं यहाँ पर। हो गया, यानी हमें x में जो एक वेरिएबल x में जो फंक्शन चाहिए था वेरिएबल t के अंतर्गत वो तो हमें फाइंड आउट हो गया। अब हमें दूसरा फंक्शन और चाहिए जो वेरिएबल y में हो तथा t के साथ वो रिलेट करता हो, क्योंकि आपको पता है कि दो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल थे, एक x था और एक y था। तो दोनों के लिए हमारे पास दो समीकरण होना अनिवार्य है। तो दूसरे के लिए फाइंड आउट करेंगे, तो दूसरे के लिए क्या करना पड़ेगा आपको यहाँ पर कि हमें क्यों ना समीकरण 4 में जो हो रहा है x हमें प्राप्त हुआ है उसका एक तो मैं t के सापेक्ष क्या कर दूं, डिफरेंशिएशन कर दूं, और फिर एक 7x निकाल लूं, और दोनों को मैं यहाँ पर जो भी मेरे पास संबंध होगा वो निकाल कर मैं y का मान यहाँ से कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो मैंने ये दोनों काम किए यहाँ पर। तो समीकरण 4 का t के सापेक्ष क्या कर दिया मैंने, अवकलन कर दिया यहाँ पर। t के सापेक्ष अवकलन करूंगा तो 6 dx अपॉन यहाँ पर ऐसा आ जाएगा dx अपॉन dt इक्वल टू, सबसे पहले मैंने क्या किया यहाँ पर, इसको छोड़ दिया यहाँ पर पहले वाले को, तो पहले को छोड़ दिया तो क्या आ जाएगा e की पावर 6t। अब इस वाले का करूंगा मैं यहाँ पर किसके रेस्पेक्ट में, t के में, तो क्या आ जाएगा C1 cos का क्या आ जाएगा माइनस का sin t यहाँ पर, और आगे गए यहाँ से तो क्या आ जाएगा C2 का क्या आ जाएगा cos t। पहले वाले का कंप्लीट हो गया। अब बात आती है सेकंड वाले की, यानी इसको अब की बार करना पड़ेगा आपको यहाँ पर। तो अब की बार हमने कौन से का किया, जो पहले छोड़ दिया था उसका। तो इसका जब करेंगे यहाँ से क्या मिलेगा आपको, e की पावर 6t का 6t, और जब 6t का दोबारा करेंगे तो 6 और आ जाएगा। हो गया कंप्लीट। अब हमने जिस चीज को पहले कर चुके हैं उसको दोबारा फिर से लिखेंगे। तो पहले किसको कर चुके हैं हम, इस वाले को। तो यहाँ से इसके साथ क्या आ जाएगा, इसके साथ आ जाएगा हमारा C1 cos t और C2 क्या आ जाएगा sin t, इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट क्या हो गया, dx अपॉन dt हमने फाइंड आउट कर लिया। अब इसको थोड़ा सॉर्ट कर लेते हैं, यानी जो चीज यहाँ पर कैंसिल हो सकती है या जो चीज अरेंज हो सकती है उसको अरेंज करके आप इसको लिख सकते हो। तो सबसे पहले बात आती है इन दोनों में 6t वाले में, तो e की पावर 6t। ठीक है, e की पावर 6t में कॉमन कौन कौन आ रहा था यहाँ पर, कि कॉमन हमारे पास इन दोनों में से यही आ रहा था यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या लिखा, 6t कॉमन लेने के बाद हमारे पास क्या आ गया कि C1 माइनस का sin t, और एक क्या आ गया, C1 को भी कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर साथ के साथ, तो आ गया C1 cos t माइनस का क्या आ गया sin t। ये कॉमन आ गया हमारे पास दोनों में से। ठीक है, इसके साथ 6 और है तो 6 को ले लेंगे, तो 6 यहां लगा दो, 6 को cos के साथ, 6 C1
6 cos t, इस तरीके से। तो 6 cos t माइनस साइन टी, यहां से देखो दोनों से, यहां से भी इसको लिख लिया और यहां से भी इसको लिख लिया दोनों से। अब नेक्स्ट दूसरा कौन सा आ जाएगा आपका C2, तो C2 को कॉमन ले लिया, दोनों में जो कॉमन था उसको ले लिया यहाँ पर। आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ से हमारे पास ये भी पॉजिटिव है वो भी पॉजिटिव, तो किसी को भी आप ले सकते हो। तो यहाँ से हमने देखा कि एक से एक पहले वाले से तो कितना आ रहा है, ओनली cos t आ रहा है, ठीक है, और दूसरे वाले से कितना आ रहा है, sin t, और वो भी कितना 6, तो कितना आ जाएगा 6 sin t, हो गया इस तरीके से। तो यहाँ से हमने क्या प्राप्त कर लिया, dx/dt हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हमने वैल्यू किसकी निकाली, हमने तो वैल्यू तो y की निकाल ली। तो y के लिए यदि इसको देखा जाए यहाँ पर, तो इस समीकरण पहले से ही आप इसको देख सकते हो। तो समीकरण 1 से y का मान यदि मैं लिखूं यहाँ पर, तो हम जानते हैं कि समीकरण 1 से y का मान है वो किस तरीके से अलग हो जाएगा। तो समीकरण 1 से हम यहाँ पर लिखें तो हमारे पास आ जाएगा y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 7x माइनस का dx/dt। 7x, x की वैल्यू लिख लो, x की वैल्यू थोड़ी देर पहले याद की थी, क्या आई थी यहाँ पर, e⁻60 c1 cos e⁻60 c1, यहां से देखो c1 cos t प्लस c2 sin t, ये हो गया हमारा यहाँ पर। उसके बाद देखो माइनस का, तो माइनस का इसको लिखेंगे तो माइनस का क्या आ जाएगा, माइनस का e⁻60, यहां से आ जाएगा c1 cos t माइनस का 6 है यहाँ पर 6c1, तो 6c1 cos t माइनस का sin t। उसके बाद दूसरा कौन सा आ गया, दूसरा हमारे पास आ गया प्लस, यहाँ पर ये तो कंप्लीट हो गया एक साथ, प्लस c2 के साथ क्या क्या आ जाएगा यहाँ पर, इस तरीके से था, c1 के साथ एक बार दोबारा लिखते हैं इसको। हमारे पास था यहाँ पर पहले वाले में तो हमने नोट कर ही दिया, यहाँ पर दूसरे वाले को देखो, इस वाले को, तो e⁻60 नेगेटिव में यहाँ से आ जाएगा c1 6 cos t माइनस का sin t, एक तो ये था, दूसरा क्या था प्लस c2, यहाँ पर क्या था cos t और प्लस का 6 sin t, ठीक है। अब यहाँ पर सिर्फ आपको अरेंज करना है इनको, यहाँ पर अरेंज करते ही हमारा जो आंसर है वो हमें कंप्लीटली मिल जाएगा y। तो सबसे पहले आप आ जाओ किस पर, कि जो आपको c1 प्राप्त हो वो आप देखो यहाँ पर, तो जो चीज कॉमन आती है उसको कॉमन लिखो। यहाँ से देखो इसमें से तथा इसमें से, दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, e⁻60 कॉमन आ रहा है यहाँ पर, तो इसको ले लो सबसे पहले, पहले वाले में से भी और दूसरे वाले में से भी। तो यहाँ से आ जाएगा e⁻60 हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। अब पहले वाले में देखो साथ क्या आ रहा है, c1 cos t आ रहा है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर इसको लिखेंगे, यहाँ पर कितना मिल गया कि 7 c1 cos t मिल गया आपको, ठीक है। अब c1 वाली वैल्यू यहाँ पे भी आप नोट करते हो, वो नेगेटिव के साथ आएंगी, तो नेगेटिव के साथ क्या आ जाएगा, माइनस का 6 c1 cos t, एक तो ये मिलेगा, और क्या मिलेगा, दूसरा वाला क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो पॉजिटिव से कितना मिलेगा आपको c1 sin t, इस तरीके से आपको मिलेगा। हो गया कंप्लीट, यहाँ पर पहली वाली जो कंडीशन थी वो सारी पूरी होगी। अब दूसरी से देखो, यहाँ से क्या मिलेगा, प्लस का आपको मिलेगा 7 c2 sin t, और यहाँ से देखा हमने, यहाँ से क्या मिलेगा, दूसरे वाले से यहाँ से प्राप्त होगा आपको कि c2 cos t, और क्या प्राप्त होगा 6 नेगेटिव के साथ, क्योंकि नेगेटिव बाहर लगा हुआ है, तो ये भी किसका हो जाएगा नेगेटिव का, और ये वाला ये भी किसका हो जाएगा नेगेटिव का, यहाँ पर दोनों नेगेटिव के हो जाएंगे, तो ये भी किसका हो जाएगा आपका 6 c2 sin t, हो गया। अब केवल आपको इसको सोल्व करना है यहाँ पर। तो यहाँ से देखो क्या रिमेनिंग रहा हमारे पास रिमेनिंग रहा पहले वाले में से, तो ये दोनों कितने हो गए, 7 में से 6 गए तो 1, तो e⁻60, यहाँ से आ गया आपके पास सिर्फ केवल c1 cos t, दूसरे वाले से क्या रहा, c1 के साथ साइन हो रहा था, हम इसको कॉमन ले लेते हैं, तो क्या रहा साथ में sin t, कॉमन ले लिए, साथ के साथ c1 कॉमन आ गए। अगले वाले में से देखो, यहाँ से 7 यहाँ पर है, 6 यहाँ पर, तो यहाँ पर भी इसी प्रकार से ले लेंगे, तो यहाँ से भी क्या कॉमन आ जाएगा c2, एक में से आ जाएगा sin t, और यहाँ से आ जाएगा माइनस का cos t, इस तरीके से। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, y की। तो हमारे पास दोनों की वैल्यू यहाँ पर हमें प्राप्त हो गई, पहले वाले से x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, और दूसरे से किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली, y की यहाँ पर। तो इस तरीके से यदि हमारे पास जो भी युगपत अवकल समीकरण होंगे
वो जितने वहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल होगी उतने ही वहाँ पर आपको क्या प्राप्त होंगे, समीकरणों के हल प्राप्त होंगे आपको। तो इस तरीके से हमारे पास जो भी कोई क्वेश्चन होगा हम उसको सोल्व कर पाएंगे यहाँ पर, तो एक नई वीडियो में एक नए क्वेश्चंस के साथ। ठीक है।